ये बच्चे कह रहे हैं कुछ नॉट विजिबल, क्या रीजन है? बट मैं तो क्लास में हूँ। हाँ, अभी मैं क्लास में हूँ। अब देखो जरा उसको अगर कुछ हो सकता है तो उसको चेंज कर दो आप। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। क्योंकि टीवी चल ही नहीं रहा था दोस्त, तो क्या करते। सच बात बताऊं तो मुझे मुझे लग रहा था प्रोबेबिलिटी है कि आज क्लास कैंसिल होगी आप लोगों की। कैंसिल मतलब लेट होगी, थोड़ा शाम को लेनी पड़ती क्लास, क्योंकि टीवी चल ही नहीं रहा था ये तो पता नहीं कैसे चल पड़ा है बस। तुम्हारी किस्मत अच्छी है और हमारी किस्मत अच्छी है। हाँ, 11:15 दिखा रहा है ना, उसको ठीक कर रहे हैं बेटा, ठीक कर रहे हैं उसको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल स्टूडेंट द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं हुआ यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? यस यस यस, ये तुम्हारी दुआएं ही है कि भैया लेक्चर चल पड़ा ये। नहीं तो टीवी ने तो बोल दिया था भैया आज तो नहीं होगा लेक्चर। आज क्या क्या पढ़ना है हमें? बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ लिया हुआ था, बट कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। रेजोनेंस एनर्जी करेंगे और साथ में करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, करें हमारा पहला क्वेश्चन। करें पहला क्वेश्चन। कैलोरीफिक वैल्यू भी बताते हैं, बट पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू भी बताते हैं, चाहते हो तो चलो मैं कैलोरीफिक वैल्यू बता देता हूं। कुछ नहीं है यार, आप किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो कैरोसिन ऑयल है, और चाहे आप जो खाना खाते हैं, ठीक है, आजकल चल रहा है ना, बड़ा फैड चल रहा है क्या, कि इस खाने में इतनी कैलोरी होती है, बोलते हैं ना, वो कैलोरीफिक वैल्यू से ही आता है बेसिकली, ठीक है। 1 ग्राम अगर हम फूड लेंगे, फूड मतलब कुछ भी हो सकता है, वो पेट्रोल, वो डीजल है ना, वो गाड़ियों के लिए फूड क्या है? पेट्रोल डीजल है। हमारे लिए फूड क्या है? जो खाने वाली चीजें हैं, ठीक है। 1 ग्राम कोई भी फ्यूल लेंगे, उससे कितनी हीट निकल रही है, उससे इतनी हीट निकल रही है कंबशन होने पर, ठीक है। 1 ग्राम फ्यूल लिया, उसका कंबशन कराया, तो जितनी भी हीट इवॉल्व होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फ्यूल बेटर है, पेट्रोल, डीजल के, कैरोसिन ऑयल के, कोई और ऑयल, ठीक है, आपको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो बेटर फ्यूल होगा, ठीक है ना। जिसकी, क्योंकि 1 ग्राम के कंबशन से ज्यादा हीट निकलेगी तो ज्यादा काम आएगा हमारे। हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू, तो फ्यूल क्या होगा? बेटर होगा, हम कहेंगे अच्छा फ्यूल है ये, ठीक। अब करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। करें, स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन। सारे जाने जिन जिन को ब्लैक स्क्रीन दिख रही है बेटा, एक बार चैट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मेरी आवाज नहीं जा रही होगी उनको। उनको बोलो कि रीस्टार्ट कर लें, लॉग इन कर लें, री लॉग इन कर लें, कुछ भी कर लें, क्लास दिखनी शुरू हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्या दे रखा है? जब एक 60 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि पावर दे रखी है हीटर की 60
60 वॉट। पता है ना पावर क्या होती है सर? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि 60 जूल पर सेकेंड इज इमर्स्ड इन ए गैस फॉर 100 सेकेंड। इस हीटर को एक गैस के अंदर रखा गया कितने टाइम के लिए? 100 सेकेंड्स के लिए। एक सेकंड में इतनी हीट देता है तो 100 में कितनी देगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम विद एडियाबैटिक वॉल्स। अच्छा, एक तो पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा ना, इसकी जो भी वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगी। दूसरा एडियाबैटिक वॉल्स है, यानी कि हीट बाहर नहीं जाएगी। जितनी भी हीट मिल रही है, जितनी भी एनर्जी मिल रही है, सारी अंदर ही रहेगी। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस राइजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस। आपको चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस या 5 केल्विन। फिर भाई चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के लिए सेम होता है। आपसे हीट कैपेसिटी पूछी गई है। क्या पूछी गई है? हीट कैपेसिटी पूछी गई है। क्या मुझे बताइए, हीट का मतलब कि एनर्जी का और हीट कैपेसिटी का कोई रिलेशन होता है आपस में? बिल्कुल सर, हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, याद आया? और ये मास इंटू स्पेसिफिक हीट क्या होता है? मास इंटू, अरे ये 1 ग्राम के लिए हो गई, ये टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हीट कैपेसिटी आ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब डेल्टा टी दे रखा है, सी मुझे निकालना है, क्यू जो कि एनर्जी है, अगर वो पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। सर कितनी टोटल एनर्जी निकलेगी? बेटा 1 सेकंड में इतनी निकल रही है, 100 सेकंड्स में कितनी निकलेगी? इतनी। दैट इज 6000 जूल। रखना वैल्यू यहां पे, ये 6000। डेल्टा टी कितना था? 5। सी आ गया हमारे पास 1200। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा फ्लेवर था क्वेश्चन में, है ना? आप यही कह सकते हैं बस। हर एक प्रकार का क्वेश्चन हम क्लास में करा देंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन का, इथेन का तीनों का दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है किलोजूल पर मोल में, एक एक मोल के लिए दे रखा है। आपसे हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू पूछी है। फ्यूल वैल्यू क्या होगी? हीट प्रोड्यूस्ड पर ग्राम ऑफ द फ्यूल। अरे सर कैलोरीफिक वैल्यू पूछी है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू पूछी है। बिल्कुल, 1 मोल के लिए दे रखी है हीट कितनी निकलेगी? 1 मोल के लिए कितनी है? इसके लिए है 890, इसके लिए है C2H6 के लिए 1560 और C2H4 के लिए 1411। 1 ग्राम के लिए पूछी हुई है, 1 ग्राम के लिए पूछी हुई है। कोई बात नहीं सर, जब भी मोल के लिए दे रखी है, ग्राम के लिए निकालनी है तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। इसका मोलर मास होता है 16, इसका 30 और इसका 28। बस करना जरा, 890 को 16 से, 1560 को 30 से और 1411 को 28 से। ये 52 आएगा, ये लेस देन 50 एंड इफ इट लेस देन 50 थोड़ा ग्रेटर देन 50 आएगा। ये 16 5 80 होता है बेसिकली, तो ये 55 से भी बड़ा आएगा। ये कितना आएगा? अगर ये 1400 होता और ये 28 होता, ये 2 पे आ जाता, ये 50 आता, 50 लगभग 50। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली मीथेन की। मीथेन की डी कैसे कह रहे हो बेटा? बेटा 1 मोल के लिए दे रखा है, यानी कि 16 ग्राम के लिए दे रखी है। ये 1 मोल का मतलब क्या होता है? मोलर मास के 1 ग्राम के लिए निकालना था तो डिवाइड करूंगा ना। 30 ग्राम के लिए दे रखी है, 1 ग्राम के लिए निकालना है। 28 ग्राम के लिए दे रखा है, 1 ग्राम के निकालना है तो डिवाइड करूंगा ना बेटा। कुछ जाने कह रहे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी गलती। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोई काम करने के लिए एक पर्सन को इतनी एनर्जी लगती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है, रोटी बनाना है, कुछ भी है,
कितना किलोग्राम ग्लूकोज का कंज्यूम किया जाए अगर सारी एनर्जी ग्लूकोज से ही लेनी है। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इतनी दे रखी है, पता है ना। हम लोगों को भी, जैसे गाड़ी को एनर्जी कहां से मिलती है, फ्यूल से मिलती है। हम लोगों को एनर्जी कहां से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं वहां से एनर्जी मिलती है। बड़ी सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये तो पता ही है आपको, फैट्स भी इन्वॉल्व है, प्रोटीन भी इन्वॉल्व है। आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल टर्म्स। ठीक है, यहां पर भी बोला गया कि अगर किसी काम करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और हमें वो सारी एनर्जी ग्लूकोज से ही लेनी है, ग्लूकोज अंदर जाएगा, उसका बॉडी में अंदर जाके कंबशन होगा, टमी में जाके वहां से एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 2808 एक मोल के लिए हमें चाहिए 5615। देखो थिंक विदाउट इंक से ही हो जाएगा, ये इसका डबल है ना, बिल्कुल। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है अप्रोक्सीमेटली, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता है, यानी कि 2 मोल लगेगा। 2 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा सर, 1 मोल ग्लूकोज का मास होता है उसका मोलर मास, दैट इज 180 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा, 360 ग्राम। 360 ग्राम को किलोग्राम में रखूंगा तो 0.36 kg है ना। देखो हमने थिंक विदाउट इंक से कर लिया, बट अगर आप फिर भी करना चाहो तो मैं बता देता हूं क्या लिखेंगे। 1 मोल ग्लूकोज, या ऐसे लिख देता हूं, इतनी एनर्जी रिलीज होगी बाय ग्लूकोज, कितना, 1 मोल। बट हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कितनी, 1 किलो जूल के लिए कितना करना, मोल लेना पड़ेगा इतना, और हमें एनर्जी चाहिए कितनी, 5615। 1/2808 इंटू 5615 अप्रोक्सीमेटली 2 के टेबल में जाएगा, इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मोल आ जाएंगे। 1 मोल का मास होता है 180 ग्राम, तो 2 मोल का कितना होगा, 360 ग्राम, यानी कि 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.36 kg। क्वेश्चन तो हमने थिंक विदाउट इंक से कर लिया था, बट फिर भी मैंने लिख के भी दिखा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए किसी प्रकार की। अरे पढ़ ले दार्जिलिंग विदाउट जे, फिर मैं बोलूंगा शुगर विदाउट जी, अच्छा लगेगा। पढ़ ले भाई, है ना। सारा दिन यही करना है तुम लोगों को। एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज दिस। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, वही कंबशन के बारे में बात हो रही है, तो आपको इतना एंथैल्पी चेंज होता है, यानी कि हीट रिलीज होती है। सर आपको कैसे पता चला हीट रिलीज होती है, नेगेटिव साइन है ना। अच्छा ठीक है, 25% ऑफ दिस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क, यानी कि अगर आपने 1 मोल ग्लूकोज लिया तो आपके बॉडी में एनर्जी इतनी रिलीज होगी, बट उसमें से सिर्फ 25%, उसमें से सिर्फ 25% यूज की जा सकती है वर्क में। ठीक है, 100 किलो जूल के साथ आप 1 किलोमीटर वॉक कर पाते हो। बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे अगर आपने 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया। कोई बात नहीं, पहले यहां से शुरू करते हैं। क्या 2880 180 ग्राम से आया होगा, हाँ या ना। अरे 1 मोल, 1 मोल का मतलब यही तो हुआ, ग्लूकोज का मोलर मास इतना ही होता है। बट सर नहीं, हमें तो 120 ग्राम से निकालनी है, एनर्जी कितनी आई होगी, निकाल लो भाई। 2880 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 120, ये 60 के टेबल में 2 पे, ये 3 पे, 3 9 27, फिर 18 बचेगा 6 और 0, 960 इंटू 2, बेटा 1920 हो जाएगा। अब देखते हैं, इसका सिर्फ 25% हमारे पास अवेलेबल है, सारी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। कितना लिखा हुआ है, 25% इसका अवेलेबल है। ठीक है, तो एनर्जी अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क, मस्कुलर वर्क के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है, इसका सिर्फ 25%। 25% मतलब 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब हो गया 4 से डिवाइड करूंगा, 4 4 जा 16, फिर 8, यही है हाँ सर। 1 किलोमीटर चलने के लिए इतनी एनर्जी यूज होती है, 100 किलो जूल से 1 किलोमीटर चलते हो तो 480 किलो जूल से कितना चलोगे,
480 किलो जूल से कितना चलोगे, 1/100 इंटू 480 कम्स आउट टू बी 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर ये रहा। वैसे थिंक विदाउट इंक से भी कर सकते थे, बट मैंने चलो पूरा पेन से सॉल्व कर दिया। बिल्कुल सही है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू 0 होना चाहिए ना, बिल्कुल क्यू 0 ही है, लेकिन 6000 कैसे आया, कहां चला गया क्वेश्चन। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब है कि यहां से, एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब है कि यहां से बाहर है हीट नहीं जाएगी, नो हीट चेंज टू सराउंडिंग। बट आपने ये जो इलेक्ट्रिक हीटर अंदर डाला है, ये तो हीट देगा ना इसको, गैस को। हाँ, यहां से बाहर कोई नहीं जाएगी, ये मतलब एडियाबैटिक वॉल्स का। बट ये तो हीट दे ही रहा है, ये तो एनर्जी दे ही रहा है। घर का हीटर ही है यार ये, और क्या है। बस घर के हीटर में आप पानी गर्म कर रहे होते हो, यहां पर गैस गर्म कर रहे हैं, इतना ही फर्क है, फर्क थोड़ा कुछ ज्यादा। सर 2880 का 25% बोला था आपने, टोटल का 25% कर दिया। बात तो एक ही है दोस्त, पहले 120 ग्राम से निकाल लिया, फिर उसका 25% कर दिया, या पहले इसका 25% कर दो, फिर उसका 120 ग्राम के हिसाब से निकाल लो। बात तो एक नहीं हुई क्या। सॉल्व करें। क्या है रेजोनेंस एनर्जी, होता क्या है, पहले तो ये समझाइए सर। शॉर्ट फॉर्म में इसको RE लिखेंगे। सर मैंने पूछा रेजोनेंस एनर्जी होता क्या, वो बताइए, आराम से सुनना। जब भी कोई 1 मोल की नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोला, कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिखनी है, बट कौन सी स्ट्रक्चर लिखनी है, कौन सी लिखनी है, नॉन रेजोनेटिंग से 1 मोल ही बनेगा, और कौन सी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या बनेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। क्या कोई ना कोई चेंज आएगा एनर्जी में, हाँ सर आएगा। वही क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। वही क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। नहीं सर मेरे एग्जांपल समझ नहीं आया, ठीक है सर। रेजोनेंस क्या होती है वो सब आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, मेरा वो काम नहीं है, ठीक है। बस मुझे इतना पता होना चाहिए कि अगर रेजोनेटिंग नॉन रेजोनेटिंग से रेजोनेटिंग में जाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या कहलाएगी, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। सर एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस होती है, ठीक है। तो इसके नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें रेजोनेंस नहीं थी, इसमें रेजोनेंस है, क्या कोई ना कोई एंथैल्पी चेंज आएगा, आएगा। वही क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। नहीं सर एक और एग्जांपल दे दीजिए, एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कार्बोनेट आयन है, इसमें रेजोनेंस होती है, हाँ होती है। इसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, रेजोनेटिंग। क्या जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी। सर मेरे कुछ 2-4 क्वेश्चन है आपसे, मैंने कहा क्या सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, क्या ये हीट रिलीज होती है कि हीट एब्जॉर्ब होती है। जनरली देखा जाए तो ये लेस स्टेबल होती है, नॉन रेजोनेटिंग वाली ये लेस स्टेबल होती है, और ये मोर स्टेबल होती है। सो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। डेल्टा एच किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इज एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी रिलीज्ड है, तो इसका मतलब जो डेल्टा एच ये जो आ रहा है ये नेगेटिव में आएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी। सर अगर उल्टा होता, रेजोनेटिंग से नॉन रेजोनेटिंग बना रहे होते तो पॉजिटिव आता, वो तो रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो डेल्टा एच का साइन ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और देखिए थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
सर जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ये केमिकल इक्वेशन लिखे, केमिकल नहीं है वैसे तो, ये फिजिकल चेंज है, मान लो कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो सर उसमें अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो क्या आप उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हो कि नॉन रेजोनेटिंग लिखते हो? हमेशा रेजोनेटिंग लिखते हैं, हमेशा। अगर रेजोनेंस है ही नहीं, जैसे CH4 में रेजोनेंस होती नहीं, तो भैया ये तो ऑब्वियसली नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही लिखूंगा इसकी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है ही नहीं। जिसमें रेजोनेंस होती है उसकी हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही लिखी जाती है केमिकल इक्वेशन में, हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही लिखी जाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही लिखी जाती है, RS ही लिखी जाती है। अच्छा सर आपने ना एक बात लास्ट क्लास में सिखाई थी, मैंने कहा क्या सर? वही जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो किस फॉर्मूले में लगती है? क्या वो नॉन रेजोनेटिंग में लगती है? वो बॉन्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो किस में लगता है, रेजोनेटिंग में या नॉन रेजोनेटिंग में? हमेशा नॉन रेजोनेटिंग में, हमेशा नॉन रेजोनेटिंग में। क्यों नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्यों लगता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्यों नहीं लगता? क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, बॉन्ड मूव कर जाती है। अगर बॉन्ड मूव कर गई, बॉन्ड वहां पर होगी ही नहीं, होगी ही नहीं तो मैं बॉन्ड एनर्जी कहां से लगाऊंगा? अरे बॉन्ड एनर्जी में देखते थे ना कि CO2 के अंदर C डबल बॉन्ड O में कि कार्बन और ऑक्सीजन की 2 डबल बॉन्ड है। हाँ देखते थे कि नहीं देखते थे? बिल्कुल देखते थे, ठीक है। सर क्या आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं? आई मीन पे कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं एग्जांपल्स। अभी तो एग्जांपल्स के बारे में बात करें, अभी क्वेश्चंस तो अभी 5-7 मिनट बाद शुरू करेंगे बेटा। एग्जांपल्स दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट नेक्स्ट पेज पे। जैसे ये देखिए, मान लीजिए आपने कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में उसका कंबशन कराया, बना CO2। पहली बात, क्या इस इक्वेशन में इसमें रेजोनेंस होती है? नहीं। इसमें होती है? नहीं। इसमें रेजोनेंस होती है? यस। तो आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी है कि नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखी है? मैंने लिखी है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट करने के लिए, क्या मैं बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूं? आंसर इज नो। सर क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मैं लास्ट क्लास रिवाइज करके आया हूं। आपने लास्ट क्लास में बोला था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में होने चाहिए। गैसीय स्टेट में, गैसीय स्टेट में, ये गैसीय स्टेट में है ही नहीं, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब लगा सकेंगे। दूसरी बात, आप कभी भी बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं लगा सकते। किसमें लगाएंगे? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। किसमें? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो दोनों प्रॉब्लम समझ आ गई? यस। बारी बारी से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं इसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करूंगा, कर दिया। कार्बन को सबलाइम कर दिया मैंने, ठीक है सर। दूसरी बात, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। फिर वही रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो, क्या टोटल डेल्टा H सेम रहेगा? हाँ सर, हेसिस लॉ। तो जल्दी से बताओ फिर डेल्टा H की वैल्यू, जल्दी से बताओ मेरे को डेल्टा H की वैल्यू। सबसे पहले डेल्टा H1 देख रहे हैं आप, पिछली 2 क्लासेस का कितना ज्यादा रिलेशन है। अगर आप पिछली 2-3 क्लास नहीं रिवाइज करके आ रहे हैं तो यहां पे मुश्किल आ रही होगी, पक्का बता रहा हूं मुश्किल आ रही होगी, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है सर? कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस में जाना है, सॉलिड से गैस में जाना है। सर ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। क्या है ये? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। सर ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है। तो आप यहां पर डेल्टा H2 फाइंड आउट करने के लिए बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाइए फिर। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या था पहले तो वो बताइए। सर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो लिखो 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन गैस। सर कैसी वाहियात बात लिख रहे हो सर। कार्बन अगर गैसियस फॉर्म में है, कार्बन ने किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रखी, तो ये जीरो नहीं आना? जीरो, अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो जीरो आना है, जीरो आना है ना। आगे 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, कोई बात नहीं। ये आ गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या करूंगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट
एक CO2 के अंदर, एक CO2 के अंदर दो बॉन्ड्स होती हैं, दो बॉन्ड्स होती हैं, किसकी? C डबल बॉन्ड O की। ये डेल्टा H2 आ गया आपके पास, बहुत बढ़िया। इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे क्या? डेल्टा H3। अब डेल्टा H3 बता दीजिए मेरे को क्या है? सर नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि ये क्या है? रेजोनेंस एनर्जी है। बहुत बढ़िया जी। अब जरा और बात सुनिए, क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन होगा, 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 और ये फाइंड आउट करना होगा। क्या हम कर लेंगे? यस और नो में रिप्लाई करिए, यस और नो में रिप्लाई करिए। फिर मैं एक और एग्जांपल दूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। मुझे लगा जाट हो। अरे खुशी पूछ रही है किसी से। अच्छी, अच्छा है, ऑल द बेस्ट खुशी। यस 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 यस, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बेटा। मान लीजिए मैं इसका कंबशन करा रहा हूं और बन रहा है CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। अब मुझे फिर दोबारा बताइए, इस रिएक्शन का मुझे डेल्टा H फाइंड आउट करना है, ठीक है। CH4 में रेजोनेंस होती नहीं, O2 में होती नहीं, H2O में होती नहीं, इसमें होती है रेजोनेंस। सर मुझे कैसे पता चलेगा इसमें रेजोनेंस होती है? अरे इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, ऑर्गेनिक पढ़ोगे, पता चल जाएगा, है ना। अभी के लिए मैं बता देता हूं, आप लोगों की हेल्प कर देता हूं, ठीक है। कैसे होती है वो सब वहां पे पढ़ोगे आप, ठीक है। CO2 गैस में तो आपने कौन सी स्ट्रक्चर बनाई है? जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं लगा सकते? एक तो ये लिक्विड में दे रखा है, दूसरा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दे रखा है। इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। इसको भी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो इधर तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये करना चाहिए, एक तो इसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी चाहिए और एक इसको गैसियस स्टेट में रखना चाहिए, ठीक है। ये डेल्टा H1 आ गया। अब यहां से इधर जाऊंगा, अब यहां से इधर जाऊंगा तो क्या होगा? नॉन रेजो को रेजो में कन्वर्ट किया, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो इसको डेल्टा H2 लिख देता हूं। आप अलग दो स्टेप में भी कर सकते हो, पहले नॉन रेजो को रेजो में करो, फिर इसको गैस से लिक्विड में बनाओ। मैंने इकट्ठे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताइए रिएक्शन फिर भाई, चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप्स में हो, क्या टोटल डेल्टा H सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। पहले मुझे डेल्टा H1 बताइए कैसे निकालेंगे? सर यहां पर गैस में है, गैस में है, गैस में है, गैस में है। आप बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है। लगाना जरा बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो 1 इंटू, पता है ना CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी बॉन्ड्स हैं? 4, तो वही लिख रहा हूं, 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 इंटू एक O2 में एक ही बॉन्ड होती है, O डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की आई है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक CO2 के अंदर दो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं, दो बॉन्ड्स होती हैं, किसकी? C डबल बॉन्ड O की प्लस 2 इंटू H2O। बेटा एक H2O के अंदर, क्या बोला मैंने? एक H2O के अंदर दो OH की बॉन्ड्स होती हैं, तो दो H2O के अंदर कितनी होंगी? सर 4 होंगी। ये देखो 2 इंटू 2 लिख दिया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। बेटा ये तो अभी डेल्टा H1 ही आया है सिर्फ, ठीक है। अब डेल्टा H2, सर डेल्टा H2 में आपने क्या किया है? एक तो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग में कन्वर्ट किया है। सर ये रेजोनेंस एनर्जी आएगी, किसकी? CO2 की। ऑब्वियसली CO2 की बात हो रही है तो CO2 की ही आएगी, ठीक है। प्लस क्या नाम है, हाँ, 2H2O गैस को 2H2O लिक्विड में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सर जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते थे इसको एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते थे, तो उसका उल्टा क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। पहले भी बात हुई है हमारी, ठीक है। तो 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। क्या है ये? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का इनवर्स। एंथैल्पी ऑफ, उसमें लिक्विड से गैस में जाता है, कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड में जाता है। क्या ये भी क्लियर है सभी को? यस और नो में रिप्लाई करिए सिर्फ।
फिर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। एनीवन फ्रॉम दरभंगा बिहार, ऑल द बेस्ट पुष्कर भाई, यही यही ऑल इंडिया रैंक 1 सारे आपके ही चैट में है सभी। आई एम एन अमेजिंग मैन, लकी टू हैव मतलब कि टीचिंग यू पीपल। खुशी हो गया, पुष्कर हो गया, अमेजिंग अमेजिंग। टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, रिजल्ट के बाद कूट कूट के बाहर आएगा, देखना तुम। बढ़िया बढ़िया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू? ये CO2 है, इसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यही है, फर्क थोड़ा होता है कुछ। ठीक, हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह बनाने लगूंगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। ठीक है, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यही है। कोई कहते कि ओहो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कुछ अलग ही होती होगी, नॉन रेजोनेटिंग ऐसा थोड़ा होता है यार। हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह एक अलग बात हो गई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए करते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है आंसर हमें पॉजिटिव में देना है बेटा, CO2 का फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी दे रखी है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इसका, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इसका, और बॉन्ड एनर्जीज भी दे रखी है, C डबल बॉन्ड O की और O डबल बॉन्ड O की। कोई बात नहीं, मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को। C ग्रेफाइट, सॉलिड का मतलब ग्रेफाइट ही होगा यहां पर ना, क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म ही लिखी होती है, गिव्स यू CO2 गैस। इस रिएक्शन का बेटा डेल्टा H दे रखा है -393, सारे आंसर किलो जूल पर मोल में है। बहुत बढ़िया। हमें रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, तो ऑब्वियसली इसको रेजोनेंस एनर्जी से रिलेट करना पड़ेगा किसी तरह से। इसमें पहली बात तो हमने कौन सी स्ट्रक्चर बनाई है सर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी गिवन है, क्या इसमें बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के फॉर्मूले के लिए पहली बात तो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए उसकी, और सब गैस में होने चाहिए। सर ये गैस में नहीं है, तो पहले इसको गैस में करो और पहले बनाओ CO2 गैस की नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तो अब फिर वही बात, पहले यहां से यहां जाने के लिए डेल्टा H1, यहां से यहां जाने के लिए डेल्टा H2, यहां से यहां जाने के लिए डेल्टा H3। रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो, टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा सर। क्या मुझे डेल्टा H की वैल्यू गिवन है? हाँ सर गिवन है, -393। क्या डेल्टा H1 जो है वो क्या है? कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है कार्बन की। बिल्कुल सर। सर ये डेल्टा H2 क्या है? ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, और वो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। सर हम यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो निकाल लो डेल्टा H2 बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में। सर बॉन्ड एनर्जी के टर्म में क्या होता था? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर तो बॉन्ड एनर्जी होगी नहीं, कार्बन अकेला ही है तो हो ही नहीं सकती। यहां होगी 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। बेटा O2 की बॉन्ड एनर्जी कहीं ना कहीं तो दे रखी होगी, वो रही 498, तो सीधा 498 लिख देता हूं, माइनस CO2 के अंदर 2 है बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड O की, C डबल बॉन्ड O की भी बेटा बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हमें, C डबल बॉन्ड O की 539 प्लस डेल्टा H3। डेल्टा H3 में क्या है? नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी है। सर यही तो हमें निकालनी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही निकालनी थी हम लोगों को। तो आइए सॉल्व करते हैं बेटा। ये 1038 हो गया, उसमें से 498 गया, यानी कि आ जाएगा 540। 540 को 718 में ऐड करना, 540 और 718, 8 5 1258, 1258 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा 11।
1651 कुछ गलत आ रहा है यार। क्यों 3.5 का हुआ? हाँ काला कोई नहीं। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? दो से मल्टीप्लाई किया तो है, 2 से मल्टीप्लाई दोस्त। 1078 आना है ये। 1078 में से 498 माइनस करना है, 580 आएगा। हाँ 1078 आना। अब आया 580, यानी कि यहां पर 40 और ऐड हो जाएगा, 1298। बताओ आंसर क्या आएगा? सॉरी हाँ, आंसर बताओ क्या आएगा? सी आएगा। ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए तो बाहर में जाने दो फिर ऑप्शंस। बस रेजोनेंस एनर्जी निकाल लो यहां से, रेजोनेंस एनर्जी निकाल लो यहां से। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 और 3 11, 10 और 9 19, 6 16 91। बट आंसर क्या होगा? 1691, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड बताना था, हमें मैग्नीट्यूड बताना था। रेजोनेंस एनर्जी तो नेगेटिव में आती है, वो तो मान गए। कुछ प्लस माइनस का चक्कर होगा, अब वो तुम देख लेना यार, सॉल्व कर लेना। जो भी प्लस माइनस का चक्कर होगा वो तुम देख लेना, ये मत कहना कि सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव में बचेगा कुछ भी होगा और ये पॉजिटिव में होगा। कुछ 600 के 500-600 के आसपास आंसर आएगा, 500-600 के आसपास आंसर आएगा, वो देख लेना आप तो। अच्छा हाँ, एक और बात बतानी थी यार रेजोनेंस एनर्जी में, मैं भूल गया वो बताना। यहाँ पर एक 4 पॉइंट लिखा था ना बेटा, एक और बात बतानी थी, है ना, भूल गया मैं बताना। अभी देखा क्वेश्चन तो याद आया कि रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। आप किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल रहे हैं, आप किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल रहे हैं, जो विदाउट रेजोनेंस आना चाहिए था, माइनस रेजोनेंस होने के कारण वो डेल्टा एच चेंज हो जाएगा, जो आया है? मेरी बात समझ नहीं आई सर, मैं समझाता हूं ना। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सीन है, यस, इसमें रेजोनेंस नहीं होती, बन गया साइक्लोहेक्सीन, हाइड्रोजिनेशन कराया आपने, इसका डेल्टा एच आया -x किलो जूल पर मोल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो 2 डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? सर डेल्टा एच जो आना चाहिए, भाई एक को रिड्यूस करने के लिए -x लग रहा है, तो 2 के लिए क्या लग रहा है? -2x, -2x, ठीक। अब देखिए, बट रियलिटी में जब आपने हाइड्रोजिनेशन कराई तो इसका डेल्टा एच आया, जो आया वो आया -y, कितना आया? -y।
सर क्यों चेंज क्यों हो गया? क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इसमें पाई सिग्मा पाई, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? जो आना चाहिए माइनस जो आया। आना कितना चाहिए था? -2x। आया कितना है? -y। इन्हीं दोनों का डिफरेंस यानी कि y -2x। y -2x। इस पे क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन भी करा देता हूं, क्वेश्चन भी करा देता हूं, ठीक। ये देखिए, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। ये है साइक्लोहेक्सीन। आप इसका हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसका डेल्टा एच है -119.5 किलो जूल पर मोल। अगर रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की इतनी है, पहले बताओ रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? सर बेंजीन की नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज कितना दे रखा? -150.4 किलो जूल पर मोल। आपको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछा गया बेंजीन का। बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछा गया है, ये पूछा गया आपसे, ये दिस इज द क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, अगर एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, तो अगर यही 3 डबल बॉन्ड्स होती, बेटा अगर 3 डबल बॉन्ड्स होती तो कितनी एनर्जी आनी चाहिए थी? डेल्टा एच जो आना चाहिए, कितना आना चाहिए? सर एक के लिए इतना है तो 3 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आएगा? 119 को करते हैं तो 3 से तो 357, और 0.5 को 3 से करेंगे तो 1.5, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 355, 8.5 ये आना चाहिए था। आपसे पूछा गया कितना आएगा, कितना डेल्टा एच आएगा। क्या इसका इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है सर, अभी अभी तो आपने बताया कि रेजोनेंस एनर्जी किसके बराबर होती है? डेल्टा एच जो आना चाहिए, कितना आ रहा है? -358.5 माइनस जो डेल्टा एच आएगा, जो डेल्टा एच आएगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो आएगा आएगा। बेटा ये अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो डेल्टा एच कितना आएगा? ये -358.5 प्लस 150.4, सॉल्व करूंगा तो -208.1। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आना तो नेगेटिव में था ऑब्वियसली। बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। इन्होंने है ना रेजोनेंस दे रखी है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, मतलब दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो बताने वाली बातें कोई नहीं है उसमें ना, ठीक है। ऐसे कर रखा है ये इधर और ये इधर, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर लोन, वो अभी आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के काम है, मैं उनमें पढ़ना भी नहीं चाहता, ना मेरा मकसद है ना कुछ। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख दूं, ऐसा है ये x2y। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन x2y का दे रखा है, वाकई दे भी रखा है भैया। 1 मोल कंपाउंड बनाया गया एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट्स में, एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है x2y की रेजोनेंस एनर्जी का,
बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यस और नो? क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यस नो? कुछ रिप्लाई करिए, नो ही लिख दीजिए और कुछ नहीं करना तो। कुछ जाने अभी भी नो लिख रहे हैं उसको। चलिए फिर करवा देते हैं, अगर ऐसा ही है तो करवा देते हैं फिर, ठीक है कोई बात नहीं। क्या इस रिएक्शन, अगले पेज पे चलो यार, मजा नहीं आ रहा एक्चुअली यहाँ पे ना। ओहो हाँ, एक्स ट्रिपल बॉन्ड एक्स हाफ y2 और ये बना हुआ है 1 मोल x2y। इसका डेल्टा एच दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ दे रखा है, कितना दे रखा है, 80 किलो जूल। और साथ में बॉन्ड एनर्जी दे रखी है और रेजोनेंस एनर्जी पूछी हुई है। पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्या गैस है, गैस है, गैस है, क्या हम यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस और नो? सर ये गैस में है, लगा सकते हैं, गैस में है, लगा सकते हैं, ये भी गैस में है, बट सर ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। केमिकल इक्वेशन में हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती थी, इसका मतलब हम यहां पर इसका क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले उसको नॉन रेजोनेटिंग में लिखना पड़ेगा। x2y को क्या लिखना पड़ेगा, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। अब इसको नॉन रेजो से रेजो में कन्वर्ट करूंगा। रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ, टोटल एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। रेजोनेंस एनर्जी हमें निकालनी है, क्या डेल्टा एच यही है, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब मुझे बताइए डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, यस। क्या डेल्टा H1 बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स ट्रिपल बॉन्ड एक्स, एक्स ट्रिपल बॉन्ड एक्स 940 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई डबल बॉन्ड वाई, वाई डबल बॉन्ड वाई, वाई तीसरे नंबर पे है यानी कि 500 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ x2y, x2 और y, ये रहा x2 और y। इसमें क्या क्या है, एक तो x डबल बॉन्ड x है और x डबल बॉन्ड y है। तो x डबल बॉन्ड x है 410 और x डबल बॉन्ड y है 602। तो 1 इंटू 410 और 1 इंटू 602। देख लो पहले, वैल्यूज गलत नहीं होनी चाहिए बेटा। x डबल बॉन्ड x 410 है और वो 602 है, ठीक है सर, ठीक है। ये तो आ गया। फिर डेल्टा H2 क्या है सर, किसी भी मॉलिक्यूल की नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो। सर ये रेजोनेंस एनर्जी है, यही तो निकालना था। अरे यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। अब सॉल्व कर लो यार इसको। ये 250 है और ये 642 हो जाएगा। 940 में 250 ऐड करना, 940 में 250 ऐड करना, सर 1190, 1190 में से 642 माइनस कर दो। ये ऐड कर दो, आई मीन पहले इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। $548 प्लस में आएगा, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -548 प्लस 80, 80 कम कर दो इसमें से, 48 इधर से, 32 उधर से, यानी कि 468 आ जाएगा। शायद मैग्नीट्यूड पूछा गया, मुझे पता नहीं है बट चेक कर लेता हूँ। हाँ मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 468, 468। मिस प्रिंटिंग कर दी है मैंने, कहाँ मिस प्रिंटिंग कर दी है वो बता दीजिए, सही कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कहाँ करिए मिस प्रिंटिंग, 940, 410, 500, 602।
410 लिखना था। मैंने ये गलती करी, है ना। तो बेटा कितना हो जाएगा ये? 600 और 400 कितना होता है ये? 1000, 1012 आ जाएगा। 1012, 1012। अब 1012 का मतलब कितना हो जाएगा ये? बस बेटा कैलकुलेशन ही दोबारा देखनी है, वो तो 400 आई मीन 40 लिख देना 410 की जगह, तो वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप समझ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 178। 178 उधर जाके माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 और 78 कितना होता है? 98। जो भी है मतलब वो देख लो आप, 98 आएगा मेरे ख्याल से। 178 ही है ना? $178 है, ठीक तो है। हाँ 98 ही तो है। -98, बट क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? 98। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। सारे फिर वही मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्लास में करा देंगे, इसी कारण थोड़ा टाइम भी ज्यादा लग रहा है यार। टाइम कम लगाएं, क्वेश्चन ज्यादा कराएं, ये कैसे हो सकता है? आप बताओ कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि भैया पहले रेजोनेंस एनर्जी भी है तो उसके पहले यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए, फिर ये जो आना चाहिए जो आया उसका एग्जांपल दिया, फिर 2 और एग्जांपल दिए, फिर न्यूमेरिकल शुरू किया यार। फिर जब न्यूमेरिकल कराया यही वाला एग्जांपल है, बट फिर उसको दोबारा पूरा करके दिखाया। ऐसा नहीं बोला कि बेटा ये वाला एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे समझाया था तो सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे, नहीं, मैंने दोबारा समझाया कि चल यार किसी बच्चे को पीछे न रह गया होगा तो दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये वाला कराया वही दोबारा उसको किया, ठीक है। जेई मेन का क्वेश्चन भी करा दिया कि जो आया हुआ है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आ गया, समझ आ गया। डाउट सेक्शन, अच्छा जी, एक जना कह रहा था डाउट सेक्शन, बाकी सब तो नहीं कह रहे, चलिए कोई नहीं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया तो उसे प्रोडक्ट माइनस रेट। सर रेजोनेंस एनर्जी जीरो हो सकती है? नहीं बेटा, अगर रेजोनेंस नहीं है तब रेजोनेंस एनर्जी जीरो हो सकती है। अगर हमें नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है बिफोर अप्लाइंग बॉन्ड एनर्जी, तो सर क्या बॉन्ड एनर्जी वाले केसेस में जैसे हमने पहले सीखा था उसमें रेजोनेंस एनर्जी इंक्लूडेड होती है क्या? क्योंकि वहां भी हम सिंपल केमिकल इक्वेशन हर जगह होती है अगर रेजोनेंस है तो। हाउ टू नो दैट x2y इज द RS? कि x2y में रेजोनेंस है कि नहीं, तुम ये पूछना चाहते हो? तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैं उसमें बताना ही नहीं कुछ भी। रेजोनेंस इन x2y इज गिवन एस। अभी एक दीदी ने पूछा है, कह रही कि अगर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन था तो आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का आंसर क्यों नहीं लगाया? बेटा तुम एमडी की तैयारी करो ना, ये तो हो चुका तुम्हारा, साला 4 दिन हो गए बोलते बोलते, MIT में भी लिखवा दिया, बट अनफॉर्चुनेट टू से दैट ना, बहुत बहुत पेन हो रहा बोलते हुए। कुछ लोग गधे ही रहेंगे, है ना, बहुत पेनफुल है ये बोलना, नहीं बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को, मैं भी मानता हूं नहीं बोलना चाहिए। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं यार, मेरा भी अगर टीचर ये मुझे बात बोलता मुझे बुरा लगता दोस्त, मुझे बुरा लगता, ठीक है। बट मुझे अपने ऊपर भी तो देखना चाहिए कि उसने पहले दिन जिस दिन एंथैल्पी स्टार्ट हुई थी ये बात बोल दी थी कि जो गिवन है फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, जो पूछा गया वो नहीं। गिवन क्या था? बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगना था, चाहे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होती, चाहे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती, चाहे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी होती। बट वही है कि अब ये बात कैसे बताया जाए, है ना, कैसे बताया जाए। और नाम के आगे दीदी ने डॉक्टर जरूर लगा लिया हुआ है, कह रही डॉक्टर तो मैं बन चुकी हूं, अब चाहे मैं सिलेक्शन हो या ना हो, अब तो सीधा MD में ही बात होगी। तो वो भी ठीक है तुम्हारा बेटा, वो भी ठीक है तुम्हारा।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेटिंग एंड नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग का मतलब रेजोनेटिंग, नॉन रेजोनेटिंग का मतलब नॉन रेजोनेटिंग। भैया पहली बात तो स्ट्रक्चर दोनों की ही सेम है। कोई कहे कि ओहो कोई स्ट्रक्चर अलग होती है क्या? नहीं, एक ही स्ट्रक्चर होती है दोस्त। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ये इसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एनर्जी के केस में नॉन रेजोनेटिंग क्यों लेते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्लास को सुना करो पहली तो। फिर मैं क्यों सुनूं? वो तो 3 दिन से आप बोल रहे हो कि जो चीज गिवन होगी उसका फॉर्मूला लगेगा, उसने नहीं सुना तो फिर मत सुनिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तनवीर कह रहा है नाच नाच के पढ़ाओ। घर कहां पे है आपका? है ना, बाकी मैं आगे बोल नहीं सकता क्योंकि हमें आदत होती है ना, जो हम अपने आसपास देखते हैं वही देखना चाहते हैं हमेशा। आइए, है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है? पहले तो ध्यान सुनिएगा। जब भी बेटा एसिड और बेस आपस में मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एसिड और बेस आपस में बेटा रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है सर, कोई एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल दे देते हैं। मेरा HCl और NaOH, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड H पॉजिटिव आयन देगा, बेस OH नेगेटिव आयन देगा। ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मिलके क्या बना देंगे? H2O। बाकी कैटायन और एनायन यहां पे लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है सर, अब ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं, तो जो हीट इवॉल्व होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हीट चेंज आएगा ना? हाँ आएगा, उसको बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ऐसे का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड है। और वो कितनी है? -57.1 भी लिखा हुआ है किताबों में, -57.3 भी लिखा हुआ है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये जो भी है 50 से, या अगर किलो कैलोरी में रखना है तो आ जाएगा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। पता ना, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.183 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड क्यों है? अगर 1 मोल ऑफ H2O बन रहा है, आपने आंसर इसी में दे दिया। क्यों? क्योंकि हमेशा, ऑलवेज, हमेशा होना तो यही है कि 1 मोल H पॉजिटिव आयन ने 1 मोल OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके 1 मोल H2O बनाना, 1 मोल H2O बनाना। ठीक है, नहीं सर ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कहां गए? क्या बात कर रहा है यार? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? यस, तो ये टूट जाएगा H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव में। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? यस, तो टूट जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। क्या ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं? टूट जाएंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। बिल्कुल। अब जरा रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट का देखो।
एनायन से एनायन कैंसल आउट हो गया, कैटायन से कैटायन कैंसल आउट हो गया, रिएक्शन क्या बची, बस यही तो बची, एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव गिव्स यू एक H2O। आप ये NaCl की जगह KOH रख लो तब भी वो K पॉजिटिव कैंसल आउट हो जाएंगे, HCl की जगह HNO3 रख लो तब भी NO3 नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमेशा कैंसल आउट ही हो जाना है, कैंसल आउट ही हो जाना है। इसी कारण जब भी एक मोल H2O का बन रहा होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। हाँ, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन से एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है, बस ऐसे ही बताने के लिए बोल रहा हूं। एक मोल H2O बनने पर यही हीट रिलीज होगी। नहीं सर, अगर 2 मोल H2O बन रहे होते तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं सर, अगर 3 मोल H2O बन अरे तो बेटा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर एग्जाम्पल ये देखिए, आप बताइए, आप बताइए इसको, इसका डेल्टा H कितना होगा? सर है तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल। यहां पर 2 H पॉजिटिव आयन और 2 OH नेगेटिव आयन मिलके क्या बना रहे हैं, 2H2O बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो डेल्टा H कितना आएगा, डबल आएगा। डबल कितना होगा, दैट इज 2 इंटू 57.3 किलो जूल पर मोल, है ना। यहां पर 2H पॉजिटिव आयन 2OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर 2H2O बना रहे हैं, ठीक है। नहीं सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बार बार बोल रहे हो कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, मान लो इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट वीक है या दोनों ही वीक है, इफ आइदर एसिड और स्लैश एंड बेस इज वीक, तब क्या होगा? क्या एसिड वीक है या बेस वीक है? एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ही वीक है, या तो दोनों में से कोई एक वीक है या दोनों ही वीक है, तब क्या होगा? बेटा वीक एसिड या वीक बेस होते क्या है सर, इनको तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ती है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड तो अपने आप टूट जाते हैं, वीक एसिड या वीक बेस को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब जितनी हीट इवॉल्व हो रही थी उससे कम इवॉल्व होगी, उससे कम इवॉल्व होगी। सर क्यों? कुछ हीट जैसे 57.3 जूल किलो जूल निकलनी चाहिए थी, बट निकली सिर्फ 50 किलो जूल, इसका मतलब 7.3 किलो जूल कम निकली है। सर वो कहां गई 7.3? वो इन्हीं एसिड या बेस को तोड़ने के काम आई होगी, इसी एसिड या बेस को तोड़ने के काम आई होगी। आइदर एसिड और स्लैश एंड बेस इज वीक, देन it is used to break weak component, weak component, ठीक है। आगे बढ़े, एक HF वाला केस भी है बेटा, इसको वीक कंपोनेंट की लैटिस एनर्जी बोल सकते हैं। लैटिस एनर्जी सॉलिड्स के लिए होती है दोस्त। अगर HF का केस के बारे में बात करेंगे, अगर HF के केस के बारे में बात करेंगे, वो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो सकता है। मान लो मैंने NaOH के साथ कर लिया, तो जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा ना, वो ग्रेटर देन 57.3 किलो जूल पर मोल होगा। मॉड लगा लिया मैंने, मॉड समझ गए होंगे, 57.3 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी। आप तो बोल रहे थे फिक्स्ड है ना, यहां पर ज्यादा कैसे आएगी? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन के पास बहुत सारे
क्या आएंगे, H2O जुड़ेंगे। जब वो जुड़ेंगे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो 57.3 से ज़्यादा हो जाती है, शायद 67 68 के आसपास आ जाती है, 67 या 68 के आसपास आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन खेले, आए पढ़िए क्वेश्चन और सॉल्व करिए। अगर CH3COH जो कि एक वीक एसिड है, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, 1 मोल है NaOH से, और हीट इवॉल्व हो रही है 55 किलो जूल, तो बताइए कितनी हीट यूज हुई है, कितनी हीट यूज हुई है आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH में। आपको पता है अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तब कितनी हीट निकलनी चाहिए थी, 57.3, बट निकली कितनी है, 55 किलो जूल। कितनी कम है, 2.3। वो कहां यूज हुई होगी, वो कहां यूज हुई होगी, 57.3 माइनस 55, कितनी कम आई है, 2.3। वो कहां यूज हुई होगी, उसको तोड़ने में, उसको तोड़ने में काम आई होगी, वीक एसिड को, वीक एसिड को तोड़ने में काम आई होगी। 2.3 किलो जूल आएगा। ठीक है, टू पॉइंट थ्री आएगा, 2.3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है, 1 मोल नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है H2SO4 का, वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हुआ है एक्वस क्यूएच से जो एक्सेस में है। तो एंथैल्पी चेंज बताइए, एंथैल्पी चेंज बताइए। जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो क्या यही बनेगा, हाँ सर यही बनेगा। ध्यान से देखना, अगर ये 1 मोल होता तो इसके 2 मोल बनते। अरे सर मोल नहीं, हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है, तो क्या ग्राम इक्विवेलेंट से मोल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट होते किसके बराबर है सर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 2, ये 1 दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे 2। बस 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो हाफ मोल अगर इसका होगा तब कितने बनेंगे सर, 1 मोल बनेगा। और 1 मोल H2O बनने पर डेल्टा H कितना होता था, 1 मोल H2O बनने पर डेल्टा H कितना होता था, -57.3, -57.3, -57.3। ठीक है, पिछले वाले में 2.3 ही तो लिखा है बेटा। अच्छा यहां पर K2SO4 लिखना, अरे कोई बात नहीं, K2SO4 लिख लो, वो कौन सी बड़ी बात है यार। NaOH होता तो Na2SO4, KOH है तो K2SO4, उसमें कौन सी बड़ी। ये करिए, अब करना थिंक विदाउट थिंक से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। पढ़ ले तनवीर, पढ़ ले। सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस नहीं लगाया बेटा, कहां माइनस लगाऊंगा, मेरे एक बात बताओ। इसने CH3COH ने आई मीन इसको तोड़ने के लिए हमें जो हीट चाहिए होगी, मतलब कि ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो बाबू पॉजिटिव में लिखना है ना, नेगेटिव में थोड़ा लिखना है ना। अगर वो -2.3 लिख देता तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज थोड़ा होती है दोस्त, है ना, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो चीज 4 दिन से रोज रिपीट हो रही हो, वो दीदी अभी पूछ रही थी, कैरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो फिर आपने फॉर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों नहीं लगाया है ना। वो थोड़ा और लगता है कि पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है।
हमें तो यही समझ नहीं आता कभी कभी 57.3 कहां से, यार 57.3 कहां से आया है? ऐसे ही वो तुम्हारी 12th की परसेंटेज याद आ गई रिया, तो मैंने लिख दिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ डेल्टा एच प्लस 80 दिया है, तो हम डेल्टा एच माइनस 80 लेंगे क्या? क्यों लेंगे? प्लस 80 दिया है तो प्लस 80 ही तो रखूंगा इस क्वेश्चन में। एक बार चेक कर लेता हूं तुम्हारे कहने पे। प्लस 80 ही दिया हुआ था, तो मैंने भी प्लस 80 ही रखा है। क्यों माइनस 80 कैसे कर दूंगा अपनी मनमर्जी से? आइए क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्या दोस्त, एंथैल्पी चेंज अगर इस रिएक्शन का ये है, आपसे एंथैल्पी चेंज इसका पूछा हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, 1 मोल वाटर बन रहा है तो इतना है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 2 मोल वाटर बन रहे हैं तो कितना होगा सर? 1 की जगह 2 हो गया तो 57 की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि माइनस 114 किलो जूल। क्या अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें, 1 मिनट का टाइम दें, तो मैं एक बार क्वेश्चन कराना चाहता हूं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट्स टाइम। ये रहा 5th चैप्टर। सॉरी, सारे तो करा दिए यार, बचा ही कुछ नहीं है। किताब का तुमने नाम भी नहीं सुन रखा, और इसके सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं। सारे मतलब सारे। और कोई देख ले अगर कुछ मिल जाए तो। ये वाला क्वेश्चन जो अभी किया वो भी इसी किताब से लिया हुआ मैंने, और इसके बढ़िया सेक्शन में दे रखा है। आप तक तो सर हम क्या करें तब तक? अरे वही एक दूसरे का नाम पूछ लो, वही वाला काम। कुछ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम कहाँ से हो? हो गए यार सारे क्वेश्चन। मेरे को लगा था कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में। सर ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है क्या, और ये क्या यूज, आई मीन किस चीज में याद आता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। सर ये यूज किस लिए आता है? यूज किस लिए? यूज्ड टू फाइंड हीट चेंज इन द रिएक्शन, ठीक है। और वो कौन सी रिएक्शन होती है? कंबशन रिएक्शन। कौन सी? कंबशन रिएक्शन। आप कोई भी कंपाउंड लेंगे, जनरली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बट हो वैसे इनऑर्गेनिक भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने वो पढ़ा नहीं आजकल, कोई भी फूड लेके आओ, फूड के बाहर लिखा होता है कि इसके 100 ग्राम में 50 कैलोरी है, इसके 100 ग्राम में 200 कैलोरी है। वो इसी से डिटरमाइन किया जाता है, वो इसी से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात सर, क्या कैसे? वही, और वो जो भी वो कंपाउंड होगा, मान लो वो केक रस है, तो केक रस को यहां पे रखा जाएगा, है ना। कुछ भी 2 ग्राम 5 ग्राम 7 ग्राम जितने भी, मान लो 5 ग्राम रखा गया, ठीक है, यहां पे रखा जाएगा। यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी, यहां से वायर को बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा,
और जैसे ही आप वायर को ऑन करोगे, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, उसका कंबशन होगा। कंबशन होगा तो हीट निकलेगी। हीट कौन कौन एब्जॉर्ब करेगा, बाहर जो पानी दे रखा है वो, और ये पूरा बॉम्ब कैलोरीमीटर। सर आप फंस गए। मैंने कहा क्या सर, ये कौन सा हीट चेंज है ना, क्योंकि हीट चेंज तो दो प्रकार के होते हैं, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या आपको पता है ये बॉम्ब के लिए हमने पिस्टन वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, मतलब कि ऊपर नीचे नहीं जा सकती दीवार। तो इसका मतलब ये हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। बहुत बढ़िया सर, इस हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग डेल्टा यू भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, क्यों, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू ही होता था। सर वो किसके बराबर होगा, भाई हीट का एक ही फॉर्मूला मैंने लिखवाया, दैट इज एम एस डेल्टा टी। झूठ बोल रहे हो आप, आपने डेल्टा यू का एक फॉर्मूला लिखवाया था एन सीवीएम डेल्टा टी, डेल्टा एच का भी फॉर्मूला लिखवाया था एन सीपीएम डेल्टा टी, डेल्टा यू क्यूवी तो था, डेल्टा एच एन क्यूपी तो था। तो कैसे झूठ बोल रहे हो कि आपने एक ही फॉर्मूला लिखवाया एम एस डेल्टा टी, वही फॉर्मूला है वो एम एस डेल्टा टी को ही मैंने एनसीवीएम डेल्टा टी लिखा हुआ है, वो एम एस डेल्टा टी को ही हमने एनसीपीएम लिखा हुआ है, ये मैंने क्लास में प्रूफ भी किया। तो फॉर्मूला तो मैंने एक ही लिखवाया हीट का, दैट इज एम एस डेल्टा टी। ठीक है सर, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा एम एस डेल्टा टी। अब सर किसका एम, किसका एस, किसका डेल्टा टी, पहली बात तो सुन लीजिए, डेल्टा टी जो चेंज इन हीट कौन, जो यहां से हीट निकल रही है वो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, एक तो पानी कर रहा है और एक ये क्या बोलूंगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर कर रहा है। तो एम एस डेल्टा टी भी किसका होगा, जो हीट निकली है वो किस किसने ली, पानी ने एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर ने। तो ये जो एम एस डेल्टा टी होगा ये पानी का होगा और बॉम्ब कैलोरीमीटर का होगा। ये मास और स्पेसिफिक हीट वाटर की, ये मास और स्पेसिफिक हीट बॉम्ब कैलोरीमीटर की। सर आपने दोनों का डेल्टा टी क्यों सेम रख दिया, बेटा थोड़ी देर बाद जो पानी का टेम्परेचर होगा वही बॉम्ब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा। नहीं सर बॉम्ब कैलोरीमीटर का ज्यादा होगा, अरे बेटा ज्यादा होगा तो वो अपनी हीट उसको नहीं दे देगा, पानी को, ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं सर पानी का ज्यादा होगा, तो पानी का ज्यादा होगा तो वो बॉम्ब कैलोरीमीटर को नहीं दे देगा। अच्छा फाइनल टेम्परेचर तो दोनों का सेम होगा, इनिशियल टेम्परेचर भी दोनों का सेम था, डेल्टा टी तो दोनों का सेम आ गया। बहुत बढ़िया, तो डेल्टा टी तो मैंने बाहर निकाल दिया। सर इसका यूनिट क्या आएगा, तुम्हें नहीं पता, हीट है तो हीट का यूनिट क्या आता है, सर जूल आता है। ओके ओके ओके, तो ये जूल में आएगा सब कुछ। अगर आपने एसआई यूनिट में रखा है तो अंदर क्या बच जाएगा, एमएस वाटर का, और अंदर क्या बच जाएगा, एमएस बॉम्ब कैलोरीमीटर का। क्या मैं इसके एमएस को हीट कैपेसिटी नहीं बोल सकता, बॉम्ब कैलोरीमीटर की बोल सकते हो। ये हीट कैपेसिटी वाटर की नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो। इसको भी हीट कैपेसिटी वाटर की बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर दूसरा एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि मुझे डेल्टा, आपने तो यहां पे के का ऐसा रखा था 5 ग्राम, मान लो मुझे 1 मोल के लिए निकालना है, तो बेटा मोलर मास से डिवाइड कर देना, उसमें कौन सी बड़ी, तो कुछ 5 ग्राम के लिए आया होगा है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ गड़बड़ बोला मैंने, कोई एक लाइन अभी गलत बोली है मैंने। क्योंकि ये हीट आई होगी सैंपल के इस ग्राम के लिए। अब ये जो ये ग्राम जो है, मान लो ये डब्ल्यू ग्राम है, मान लो ये डब्ल्यू ग्राम है ना, तो डब्ल्यू ग्राम के लिए इतनी आई, 1 ग्राम के लिए क्या होगी, डब्ल्यू से डिवाइड कर दूंगा, 1 मोल के लिए क्या होगी, फिर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, ये तो आई जूल के लिए, ये आ गया। ठीक है, जूल में नहीं नहीं सर, हमें तो जूल पर मोल निकालना है, जूल पर मोल निकालना। दोबारा इसी को लिखना पड़ेगा, एमएस वाटर का, ये हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की इनटू डेल्टा टी। बेटा ये मान लो आई 5 ग्राम के लिए या 2 ग्राम के लिए या 100 ग्राम के लिए, हमें है ना, मान लेता हूं 5 है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, जूल पर ग्राम आ जाएगा। 10 है तो 10 से डिवाइड कर दूंगा ताकि जूल पर ग्राम आ जाएगा। नहीं नहीं सर हमें तो 1 मोल के लिए निकालना है, तो कोई बात नहीं, जो यहां पर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा। यहां पर राइट नाउ तो डब्ल्यू से डिवाइड किया हुआ था, डब्ल्यू मैंने जूल पर ग्राम आएगी, पर ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ पता ही है, इसको मोलर मास से डिवाइड किया, इसको मोलर मास से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा, दैट इज जूल पर मोल। कोई बोल दे कि ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, कैसे आए होंगे, जो भी बेटा यहाँ पे आपने डब्ल्यू ग्राम रखा होगा,
जो भी डब्ल्यू ग्राम रखा होगा उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी एक और बात बतानी है मेरे को, सर ये तो डेल्टा यू आया, मान लो मेरे को डेल्टा एच निकालने के लिए आ गया, डेल्टा एच निकालने के लिए, वो तो बहुत आसान है भाई। जिस जो भी चीज होगी, मान लो ये ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, यूरिया था, कुछ भी था यार, पता नहीं मेरे को क्या था, उसका कंबशन करा दोगे, हाँ कंबशन करा दोगे, तो क्या हम वहां से उस कंबशन की इक्वेशन से ये नहीं निकाल सकते? अरे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेल्टा यू तुम्हारे पास आ चुका है, डेल्टा एन जी वहां से निकल जाएगा, आर और टी पता ही है, डेल्टा एच आ जाएगा अपने आप, डेल्टा एच आ जाएगा अपने आप जूल पर मोल में। सर बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा एक और बात मेरे को आपको बतानी है, पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, कई बार ऐसा होगा, ध्यान से सुन लेना बात को, कई बार ऐसा होगा कि फॉर्मूला तो यही है एम एस डेल्टा टी, बट हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर का नामो निशान ही नहीं होगा, नामो निशान ही नहीं होगा, तो बेटा ये गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एम एस डेल्टा टी यही फॉर्मूला बच जाएगा। नहीं 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 सर, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया कि पानी का मास, पानी की स्पेसिफिक हीट के बारे में कुछ भी नहीं दे नहीं रखा, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं सर, पानी के बारे में भी बात, मतलब पानी का भी मास दे रखा है, स्पेसिफिक हीट तो सबको पता ही है 1 कैलोरी होती है, यानी कि 4.2 जूल होती है, और बॉम्ब कैलोरीमीटर का भी दे रखा है हीट कैपेसिटी, तो पूरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, समझ आ गया। अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर का कुछ नामो निशान नहीं है तो इसको गायब कर देना, सिर्फ एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। पानी का कहीं पे नामो निशान नहीं है तो हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, बस यही फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर दोनों के बारे में दे रखा है तो दोनों की वैल्यू रख देना, अब वो तो क्वेश्चन बताएगा आपको, मैं कैसे बता सकता हूं, हाउ कैन आई टेल यू, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा आपको, ठीक है। सर जैसे फिर इसके ऊपर क्वेश्चन ही करा दो, कराता हूं ना, 10 के सेकंड का टाइम, जब दोनों ही दिया होगा दोनों की वैल्यू रखेंगे, यस 12:31 हो गए हैं दोस्त। स्टीरिक एसिड एक फैटी एसिड होता है, और ये पार्ट ऑफ द फैट दैट स्टोर्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। 1 ग्राम स्टीरिक एसिड को बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न किया गया, बॉम्ब की हीट कैपेसिटी इतनी दे रखी है, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर की, बॉम्ब मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर 652 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 500 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दे रखा है 500 ग्राम, और उसकी हीट कैपेसिटी भी दे रखी है, आपको कैसे पता हीट कैपेसिटी दे रखी है, मुझे नजर नहीं आ रहा क्या भगवान ने दिमाग दिया है ना। 1 ग्राम के बारे में बात हो रही है तो कितना, 4.818 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। रोज फ्रॉम दिस टेम्परेचर टू दिस टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज 14.3 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, बात एक ही है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। हाउ मच हीट वाज रिलीज, कितनी हीट रिलीज हुई होगी, अगर ये पागल, यहां पे भी दे रखी है वही वैल्यू, यहां पे भी वही वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जरूरत ही नहीं थी, दो बार पता नहीं क्यों दी है, आई डोंट नो। तो बस भाई आपसे कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, डेल्टा यू पूछा, डेल्टा यू पूछा, वही एम एस डेल्टा टी, वैल्यू रखोगे वाटर, और ये रहा एस, डेल्टा टी कॉमन है, हीट कैपेसिटी भी ये रहा, डेल्टा टी ये रहा, डेल्टा टी कितना है 14.3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द टेम्परेचर, वो 1 ही है, वो 1 ही है, सॉल्व करो इसको। जल्दी आगे तो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, 418 को 5 से करूंगा तो 2072 और 652,
2724 इंटू 14.3। अब मल्टीप्लाई कर लेना यार, ये मत कहना कि मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। सर ये 2 बार इन्होंने स्पेसिफिक हीट क्यों दे रखी है, मुझे नहीं पता क्यों दे रखी है। हालांकि एक भी बार ना दी होती तब भी काम चल जाता, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है वो 1 कैलोरी होती है। क्लास 7th में डेफिनेशन थी कैलोरी की, वो यही तो थी। वो 1 कैलोरी मतलब 4.182 या 4.180 कर लो, स्पेसिफिक हीट ही था वाटर की। हाँ, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा। किलो जूल में निकालना होगा तो बेटा 1000 से डिवाइड कर दूंगा। वेरी गुड, मुझे लग ही रहा था कोई क्वेश्चन पूछेगा। कह रहा है सर यहां पर तो सीपी दे रखा है ना, है ना, और आप बोल रहे हो कि दोनों सेम है। मैं कह रहा हूं मुझे भगवान ने बुद्धि जरूर दी है दोस्त, मेरा काम है उसका यूटिलाइजेशन करना। जब मैंने देख लिया कि पर ग्राम में दे रखा है तो ये 1 ग्राम का होगा ना कि 1 मोल का, ना कि पूरे सिस्टम का, है ना। जब मुझे दे दिया कि पर ग्राम है तो 1 ग्राम के बारे में बात हो रही है, और 1 ग्राम के बारे में होती है तो स्पेसिफिक हीट होती है यार। ये तो मेरे ख्याल से पहली या दूसरी क्लास में पढ़ लिया था हमने। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुन, यहां पर ऐसे दिया होता, मोल दिया होता तो मैं कहता 1 मोल का दे रखा है, और यहां पर कुछ भी ना दिया होता, ना ग्राम दिया होता ना मोल दिया होता, ना ग्राम दिया होता ना मोल दिया होता, जूल पर डिग्री सेल्सियस दिया होता, तब मैं ये पूरे सिस्टम का होता। पूरे सिस्टम मतलब 500 ग्राम का होता, ये 500 ग्राम का होता अगर ऐसा यूनिट दिया होता तो। ये दिया हुआ है तो 1 ग्राम का दिया हुआ है। अगर यहां पर ऐसे दिया होता तब वो सीपीएम में होता, 1 मोल का होता। ठीक है, नहीं नहीं सर आपने मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा, आप तो अपनी कहानी सी बताने लगते हो। मैंने ये पूछा कि इसको सी बोला हुआ है और इसको सी पी बोला हुआ है, ये कैसे अलग अलग हो गया। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी 2 प्रकार की होती है, सीपीएम सीवीएम, जैसे हीट कैपेसिटी 2 प्रकार की होती है, सीपी और सीवी, और वैसे ही स्पेसिफिक हीट भी 2 प्रकार की होगी, सीपी, आई मीन जो भी आप बोल लो उसको, वर्ड कुछ भी बोल लो, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर वाली है। चलो फिर मैं एक और, मेरा क्वेश्चन, कैसे इन्होंने उसको सीपी ही लिख दिया, सीवी क्यों नहीं लिखा इन्होंने। जनरली जो भी प्रोसेस होती हैं हमारे आसपास वो क्या होती हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं, ठीक है कि नहीं। सर 2742 होगा, 7 और 4 है? 2072 ही तो आएगा यार। 18 5 90 आना था, 90 आना था, 90 90 90। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर, सही तो किया यार। 500 को 4 से करूंगा और 18 को 5 से करूंगा, 90 आएगा। 90 90, 18 को 5 से करूंगा 90 आएगा। 2090652, हाँ 2742 आएगा बेटा। करेंगे जो भी आएगा आंसर। अब बात करेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा प्लस माइनस की गलती को खुद देख लिया करो, कोई ये इतनी बड़ी बातें नहीं है ये, ठीक है। और बढ़िया क्वेश्चन कह रहे कि इसमें नंबर ऑफ मोल से डिवाइड नहीं करेंगे। मुझे तो ये बोला गया कि कितनी हीट रिलीज होगी। जो 1 ग्राम आपने स्टीरिक एसिड लिखा है, मुझे बोला ही नहीं 1 मोल के लिए निकालो। अगर 1 मोल के लिए बोला गया जाता तो मैं डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करता, बिल्कुल करता, आपकी बात सही है। बस हमें से ये पूछा कितनी हीट रिलीज होगी 1 ग्राम को बर्न करने पे, मैंने वही बताइए।
लिमिटेशंस बताते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहली बात तो ये डायरेक्शन ऑफ हीट नहीं बताता था, ये बताता था गर्म अलग टेम्परेचर पे है बॉडी, ये दूसरी अलग टेम्परेचर पे है, जैसे ही आप इनको पास में कांटेक्ट में लगाओगे तो हीट फ्लो होगा। बट ये नहीं बताता था कि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ होगा, हाई टेम्परेचर वाले से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ हीट नहीं बताता था ये। दूसरी बात, एफिशिएंसी लिमिट है ना, बहुत बेवकूफों वाली बातें भी करता था। कहता था ये देखो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो क्यू जीरो होगा, यस, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। इसका मतलब जितना वर्क डन करोगे, 50 जूल का वर्क डन किया, वो 50 जूल ही इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, यानी कि 100% एफिशिएंसी होगी। ऐसा कभी होता ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती ही होती है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं कि आपको 100% समझ आता है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होती ही होती है। क्यों? कहां? चैट में, हो सकता है मम्मी ने कुछ काम दे दिया हुआ है, हो सकता है आप भाई बहन राइट नाउ बातें कर रहे हैं, हो सकता है घर पे मम्मी पापा ने कोई न्यूज चैनल लगा रखा है, कोई चैनल लगा रखा है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट तो होती ही होती है। 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती दोस्त, ठीक है ना। सेकेंड लॉ शुरू करने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। लिख लीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। क्लास क्वेश्चंस को कंबाइन कर दीजिए। करता हूं यार, आज रात को बैठ के करता हूं। कल आप लोगों की क्लास भी लेनी थी, पता नहीं टीवी में, इतना गुस्सा आया ना मेरे को। कोई नहीं, कुछ ना कुछ करते हैं इस वीक में ना। शाम को कोई आधे एक घंटे की 1-2 दिन क्लास ले लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे फ्राइडे। आधे एक घंटे की क्लास ही लेंगे, जहाँ की आपको 2 घंटे की होती है तो क्लास देखो थोड़ा फील भी होता है, आधे घंटे की होगी तो ज्यादा पता भी नहीं चलेगा। डन। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस 2 प्रकार की होती है। सर कौन सी 2 प्रकार की होती है? एक तो अपने आप जो होती है, जैसे क्लास शुरू हुआ चैटिंग चालू, अपने आप हो रही है। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है कि कोई चैटिंग करो, कोई भी नहीं कहता, ये अपने आप होती है। अपने आप पूछा जाता है, अरे इसका नाम रेनू है, कहीं ये वो रेनू तो नहीं जो मेरे शहर में रहती है? इसे पूछ के देखता हूं कि रेनू क्या तुम बॉम्बे से हो, है ना? वो कहेगी मैं छत्तीसगढ़ से हूं। कोई बात नहीं, मुझे तो लड़की से, ये अपने आप होती है, ठीक है। एक वो प्रोसेस जो अपने आप होती है। दूसरा, एक बार इनको स्टार्ट कर दिया जाए फिर ये अपने आप होती रहती है। एक बार स्टार्ट कर दिया जाए उसके बाद होती रहती है। कैसे 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 कैसे, है ना? अभी कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो चैटिंग नहीं कर रहा, ठीक है, और मान लेते हैं उसका नाम क्या है, कुछ भी नाम ने, आदित्य कुमार लिखा हुआ है सामने। मान लेते हैं कोई लड़की पूछती है ना, अरे आदित्य कुमार तुम क्लास में हो क्या? ठीक है, बस इतना देखने की नजर है, बस ऐसा बोला जाएगा। आदित्य कुमार को एक बार स्टार्ट करवा दीजिए, उसके बाद उसको ऐसा चस्का लग जाएगा चैटिंग का कि आराम से 2-4-5 साल ये चैटिंग में कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा दोस्त, पता भी नहीं चलेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? 2 प्रकार की, एक तो अपने आप होती है, और एक बार इनको स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद होती रहेंगे। सर ये तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल हुए जो आपने दिए। केमिस्ट्री में एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कोई बॉल है, उसको किसी हायर सरफेस से छोड़ दो, ये अपने आप नीचे आएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक वो है बर्निंग ऑफ कैंडल, एक बार जला दो, बस आप कैंडल को एक बार जला दो। जैसे अभी कोई लड़की बोल दे है ना, आदित्य कुमार क्या तुम क्लास में हो, बस एक बार उसकी बोलने की जरूरत है। आदित्य कुमार अपने आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, अरे भाड़ में जाए, सिलेक्शन तो 4-5 साल बाद भी हो जाएगा, लड़की ने बुलाया चले, है ना, बचपन की जो मन्नतें सच हो रही हैं। तो बस वो जो है एक बार स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद होती रहेगी। नॉन स्पॉन्टेनियस ये भी 2 प्रकार की होती है। एक जो होती ही नहीं, क्या? पढ़ाई पढ़ाई हो ही नहीं सकती भाई, ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसके लिए कुछ और मंत्र यंत्र अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो हो ही नहीं सकती, दूसरा होंगी तो सही बट उसके लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है तब तक पढ़ाई होगी, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स बंद, पढ़ाई बंद। सर ये कैसा एग्जाम्पल है, ये कैसा एग्जाम्पल है? अरे आज आप मान लो, आज तुम्हारे पापा जो है वो ऑफिस से, अपनी दुकान से छुट्टी करके, बिजनेस से छुट्टी करके कहे अच्छा चल क्लास ले, मैं तेरी चेयर के पीछे खड़ा हूं, है ना? उस दिन चैटिंग होगी? उस दिन चैटिंग होगी नहीं, क्योंकि उस दिन चैटिंग होगी तो चांटे पड़ेंगे, चांटे, यस, ठीक है। तो ये तब तक होगा
जब तक के पापा चेयर के पीछे खड़े, ऐसे जब तक वो खड़े रहेंगे तब तक भाई सब समझ आएगा टीचर क्या बोल रहा है। तब ना पापा मेरा ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, हाँ मेरे सर ने दिया था बड़ा टफ क्वेश्चन, बड़ा टफ क्वेश्चन, मेरे मेरे सही हो गया ना। ये तब तक ड्रामा होगा भाई। जैसे ही अंकल जी बेचारे हटेंगे, दोबारा दोबारा तुम कहने लगे हैं मेरा नाम पुकारा किसी ने है, चलो जी चले चले चले। तो वो है जी, ठीक है। ठीक है जी। तो बस समझ आ गया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यहीं से बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल से हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं आपके मेडिक्स टेस्ट। मेडिक्स टेस्ट का सिलेबस क्या है मैं आपको बता देता हूं। थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 तक, एक आध क्लास और लगेगी, चैप्टर के एंड की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज रात को बैठता हूँ यार, मैं ना 2-3 घंटे बैठूंगा, मुझे लग रहा है रात के 1-2 बजेंगे, बट कोई बात नहीं। आज आपको कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ देता हूँ मैं, मतलब कल मिल जाएगी, आज रात को बनाऊंगा तो कल ही मिलेगी ऑब्वियसली, ठीक है। थर्मो दे दो, थर्मो ही दिया है मैंने, मुझे पता था तुम लोग थर्मो ही कहोगे। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, बात समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तब भी कोई मन मुटाव नहीं है मेरा आप लोगों के साथ, तो आप तब भी हमारे ही बच्चे रहोगे। थोड़ा चैटिंग कम करो इस बैच में ना। देखो देखो कुछ लोगों को, देखो पहले ड्रॉप वाले में और चौथे ड्रॉप वाले में फर्क होता है, उसको मेंटेन करके रखो दोस्त। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अनफॉर्चुनेट है ये, बोलना दुख आपके दिल को दुखी करता है, खुश कोई नहीं होता टीचर। आप खुश तभी होंगे जब आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। अदरवाइज जब भी आप कोई गलत काम करेंगे टीचर आपका हमेशा दुखी होगा उस बात से, खुश तो नहीं हो सकता वो कहे देखो मैंने तो बोला था, ना 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 ना, इट्स ए पेन, इट्स ए पेन दैट आई एम शेयरिंग इट विद यू, ठीक है। थोड़ा चैटिंग पे लगाम लगाइए, लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो अगले साल लगाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।